हेलो स्टूडेंट्स, हाय एवरीवन। चलो बच्चों, केटीजी के डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, बातचीत करते हैं अगले इम्पॉर्टेंट टॉपिक की। देखो बच्चों, अभी तक हम केटीजी में डिस्कस कर रहे थे आइडियल गैस और रियल गैस में क्या क्या डिफरेंस हैं, रियल गैस कब आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी, ठीक है। उसके बाद फिर हमने डिस्कस किया आइडियल गैस का प्रेशर क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, कौन कौन सी स्पीड वो कैरी कर सकता है। देन आरएमएस स्पीड को हम कैलकुलेशन के लिए यूज में लेते हैं। उसके बाद फिर हमने पढ़े बेटा गैस लॉज, जहाँ पर हमने बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैलुसैक लॉ, डाल्टन पार्शल प्रेशर लॉ, एवोगाड्रो लॉ, इन 5 लॉ को हमने डिस्कस किया। कैसे न्यूमेरिकल हमारे यहाँ पर फ्रेम हो सकते हैं, इस कॉन्सेप्ट को भी हमने समझा। क्लियर। आज बातचीत करते हैं बेटा हमारे अगले टॉपिक की काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिग्री ऑफ फ्रीडम। हम बातचीत करेंगे बच्चों डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में, विच इज डिनोटेड बाई स्मॉल है। यहाँ पर हम समझेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम होता क्या है, क्यों डिग्री ऑफ फ्रीडम यूज में लेते हैं, और इसको किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। दैट मीन्स डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में कंप्लीट डिस्कशन हम करने वाले हैं। ये हमारा पहला टॉपिक है। देखो बच्चों, अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम की मैं बातचीत करूं, दिस कॉन्सेप्ट इज यूज टू एनालाइज नेचर ऑफ गैस। इस कॉन्सेप्ट को यूज में लेते हैं टू एनालाइज नेचर ऑफ गैस, एंड दिस कॉन्सेप्ट इज यूज टू कैलकुलेट एनर्जी एसोसिएटेड विद गैस। दो तरीके से हो गया। एक तो नेचर ऑफ गैस हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि गैस मोनो एटॉमिक है, डाई एटॉमिक है और ट्राई एटॉमिक है, पहली बात। दूसरा, हम एनर्जी गैस के साथ कितना एसोसिएटेड है, इस बात को कैलकुलेट कर पाते हैं बाय यूजिंग ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, राइट। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का जो यूज है वो तो इन 2 पैरामीटर्स के कारण है, पहला कॉन्सेप्ट। अब बात आती है डिग्री ऑफ फ्रीडम होती क्या है। तो देखो बच्चों, दीज आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स which are used to specify energy। एक्चुअली डिग्री ऑफ फ्रीडम कुछ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, ये चीज़ अभी हमारा क्वेश्चन मार्क है, इस बात को अभी हम समझेंगे। एंड दीज आर यूज टू स्पेसिफाई एनर्जी, कोई भी गैस के साथ कितना एनर्जी एसोसिएटेड है, उसका नेचर क्या है, इन चीज़ों को आइडेंटिफाई हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, राइट। तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है डिग्री ऑफ फ्रीडम। दैट इज अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, एकदम आसान है। डायरेक्ट फॉर्मूले से निकालना भी बताऊंगा, ठीक है। डिटेल में भी मैं इसको समझाऊंगा, दोनों ही तरीके से। डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको समझ में आने वाला है, याद भी रह जाएगा। बस एक एक पॉइंट हम धीरे धीरे समझ लेते हैं कि एक तो गैस के नेचर को एनालाइज कर लेता है, एक एनर्जी को कैलकुलेट करके बता देता है। होते क्या है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं जिससे हम एनर्जी को आइडेंटिफाई कर पाते हैं, राइट। देखो बच्चों, जैसे अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम की बातचीत की जाए, अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम को समझा जाए तो जनरली 3 टाइप का मोशन पार्टिकल का पॉसिबल होता है। एक तो होता है बच्चों ट्रांसलेशनल मोशन। फर्स्ट पॉसिबल नेचर इज ट्रांसलेशनल मोशन। सेकेंड पॉसिबल मोशन इज रोटेशनल मोशन। ये अलग मैजिक दिखा रहा है बोर्ड। सेकेंड इज रोटेशनल मोशन, and third possible motion is vibrational motion। ठीक है, एक तो ट्रांसलेशनल मोशन पॉसिबल होता है, एक रोटेशनल और एक वाइब्रेशनल। पहले इन तीनों मोशन की बातचीत कर लेते हैं, फिर चेक करेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम से कैसे ये लिंक है। जैसे ट्रांसलेशनल मोशन का तो सीधा सा मतलब है कि ये कोई भी मास पार्टिकल है, ये इस सरफेस पर स्लाइड हो रहा है, चाहे वो एक्स एक्सिस से के अलोंग हो, अदरवाइज ये वाई एक्सिस के अलोंग हो, अदरवाइज ये जेड एक्सिस के अलोंग हो, ठीक है। अगर कोई भी मास पार्टिकल एक्स वाई और जेड एक्सिस में स्लाइड हो रहा है, दैट टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड ट्रांसलेशनल मोशन, राइट।
अगर रोटेशनल मोशन की बातचीत की जाए तो लेट से मैं बोल देता हूँ बेटा, ये कोई भी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है अपनी, और ये कोई भी अपनी जेड एक्सिस है। ठीक है, एक कोई भी बॉडी है, ये एक्स वाई प्लेन में रोटेट हो रही है, या ये वाई जेड प्लेन में रोटेट हो रही है, अदरवाइज ये जेड एक्स प्लेन में रोटेट हो रही है। तो यहाँ से इसका 3 टाइप का रोटेशनल मोशन पॉसिबल है। एक्स वाई प्लेन में रोटेट करा सकते हैं, एक्स जेड में करा सकते हैं, और वाई जेड प्लेन में रोटेट करा सकते हैं। तो 3 टाइप का रोटेशनल पॉसिबल होता है। ठीक है, रोटेशनल मोशन हमने पढ़ रखा है, तो 3 टाइप का रोटेशनल पॉसिबल है। वाइब्रेशनल की बातचीत की जाए तो वाइब्रेशनल देखो बेटा, एक तो अपनी पोजीशन के रेस्पेक्ट में वाइब्रेशन पॉसिबल है, एक अपनी पोजीशन के परपेंडिकुलर वाइब्रेशन पॉसिबल है। बात आ रही है समझ में? एक तो पोजीशन के परपेंडिकुलर और इस पोजीशन के इनसाइड द प्लेन वाइब्रेशनल पॉसिबल है। तो 2 टाइप का हम वाइब्रेशनल मोशन कंसीडर करते हैं। अब देखिए, मान लो कोई भी गैस मॉलिक्यूल है, अगर मैं गैस मॉलिक्यूल के मोशन को एनालाइज करूं तो गैस मॉलिक्यूल एक्स डायरेक्शन में अगर ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है तो ये कैरी करेगा ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। सेम वे में अगर कोई गैस मॉलिक्यूल वाई डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है तो ये कैरी करेगा ट्रांसलेशनल वाई डायरेक्शनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। सेम अगर ये जेड में मूव कर रहा है तो ये कैरी करेगा जेड डायरेक्शनल ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर ऐसे ये रोटेट हो रहा है तो एक्स वाई डायरेक्शन रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, वाई जेड डायरेक्शन रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, एक्स जेड डायरेक्शनल रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम ये कैरी करेगा। अगर ये वाइब्रेट हो रहा है तो कैरी करेगा वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। बट वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है हमारा, इसको हम कंसीडर करते हैं एट वेरी हाई टेम्परेचर। मतलब इन जनरल हम इसको कंसीडर नहीं करते, जब काफ़ी हाई टेम्परेचर हमें दिया जाए तभी हम इसको कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो इट इज़ कंसीडर्ड एट वेरी हाई टेम्परेचर, राइट। तो इसकी बातचीत तो हम तभी करेंगे जब हम हाई टेम्परेचर की बातचीत कर रहे होंगे, अदरवाइज हम 2 टाइप के ट्रांसलेशनल और रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की बातचीत करते हैं। अब ये बोलता क्या है कि जितने टाइप का मोशन पॉसिबल है पार्टिकल उतने टाइप से एनर्जी कैरी करता है। कहने का मतलब क्या है, अगर पार्टिकल एक्स में जा रहा है तो एक्स डायरेक्शन के रेस्पेक्ट में काइनेटिक एनर्जी है, वाई डायरेक्शन में ट्रांसलेशनल मोशन है तो वाई डायरेक्शन के रेस्पेक्ट में ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है, जेड डायरेक्शन में ट्रांसलेशनल मोशन है तो जेड डायरेक्शन के रेस्पेक्ट में ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है। सेम एक्स वाई में अगर रोटेशनल मोशन है तो एक्स वाई प्लेन के रेस्पेक्ट में रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है। इस तरह से ये अलग अलग एनर्जी कैरी करता है। तो हम आइडेंटिफाई करते हैं कि वो कितने टाइप के मोशन पॉसिबली कैरी कर पाएगा। जितने टाइप के मोशन पॉसिबली कैरी कर पाएगा उतनी टाइप्स ऑफ एनर्जी ये कैरी कर पाएगा, और उन सबको टोटल करके हम टोटल एनर्जी ऑफ गैस निकाल पाते हैं। बात आई समझ में? एक एक वेरिएबल से हम टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं और उसके मल्टीपल से हम एनर्जी बता देते हैं कि टोटल एनर्जी क्या होगी। तो देखो, जैसे अगर बच्चों में बातचीत करूं पहला मोनो एटॉमिक गैस के बारे में। फर्स्ट मेरे पास मोनो एटॉमिक गैस है। मोनो एटॉमिक गैस का मतलब हो गया जैसे कि अपनी इनर्ट गैसेज हैं। ठीक है, इनर्ट गैसेस कौन सी हो गई? अपनी हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, अदर। ऐसे हमें बेटा इनर्ट गैसेस दी हुई हैं, ये सारी अपनी मोनो एटॉमिक होती है। अगर मैं मोनो एटॉमिक की बातचीत करूँगा तो इनमें एक सिंगल एटम है। ये सिंगल एटम ओनली एक्स डायरेक्शन में मूव कर सकता है। ये सिंगल एटम ओनली वाई डायरेक्शन में मूव कर सकता है। ये सिंगल एटम जेड डायरेक्शन में भी मूव कर सकता है। ठीक है, मतलब कि x के रेस्पेक्ट में इसका ट्रांसलेशनल पॉसिबल है, y के रेस्पेक्ट में भी ट्रांसलेशनल पॉसिबल है, और z के रेस्पेक्ट में भी इसका ट्रांसलेशनल पॉसिबल है, राइट। लेकिन अगर मैं रोटेशनल की बातचीत करूं तो क्या एक पॉइंट को रोटेट करते हुए देखा जा सकता है? एक सिंगल डॉट है, डॉट अपनी एक्सिस पर कभी रोटेट हो सकता है? तो डॉट को रोटेट कराओ, इमेजिन करो, डॉट तो डॉट ही दिखेगा, वो तो रोटेट होता हुआ दिखेगा ही नहीं। मतलब सिंगल एटम मोनो एटॉमिक गैस जो है उसमें कोई भी रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं होती है। यहाँ पर ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, अगर इसकी बातचीत करूं तो इसमें ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी, और ये कितनी होगी? अपनी 3, क्योंकि 3 टाइप का ट्रांसलेशनल पॉसिबल है। बट मैं रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की बातचीत करूं
तो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पर होगी 0, क्योंकि यहाँ रोटेशनल मोशन पॉसिबल ही नहीं है, राइट। और अगर बेटा मैं वाइब्रेशनल की बातचीत करूँ तो इसको तो हाई टेम्परेचर पे लेते हैं, तो वाइब्रेशनल भी इस पर नहीं होगा, करेक्ट। अल्टीमेटली अगर मैं टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम की बातचीत करूं तो डेट इज अ सम ऑफ ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल प्लस वाइब्रेशनल होगा। तो यहाँ से आएगा टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मोनो एटॉमिक गैसेस। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनो एटॉमिक गैस का कितना होगा अपना 3 होगा। आ रही है बातचीत समझ में। इस तरीके से हम डिग्री ऑफ फ्रीडम को आइडेंटिफाई करते हैं, मोशन को एनालाइज करते हैं, मोशन के बेसिस पर बोलते हैं कि हाँ जी ये कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम कैरी करेगा। तो पहला आ गया बेटा ट्रांसलेशनल की अगर बातचीत की जाए तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा 3। अगला देखिए, साथ के साथ आप नोट भी कर सकते हो। सेकंड है हमारा डाई एटॉमिक गैस। अगर डाई एटॉमिक गैस के बारे में बातचीत की जाए तो इसके एग्जाम्पल हो गए जैसे H2 हो गया, N2 हो गया, O2 हो गया, ये सारे इसके एग्जाम्पल। H2, N2, O2 ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। क्लियर। देखो बच्चों, इनके लिए बातचीत करते हैं। जैसे मान लो ये कोई भी एक डाई एटॉमिक गैस है। डाई एटॉमिक में क्या होंगे, 2 एटम होंगे और एक बॉन्ड लेंथ होगी उनमें, इस टाइप की स्ट्रक्चर होगी। ये स्ट्रक्चर एक्स डायरेक्शन में मूव कर सकती है, सीधा सीधा स्लाइड हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। इस स्ट्रक्चर की अगर बातचीत की जाए तो इसको वाई डायरेक्शन में स्लाइड किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। अगर इस स्ट्रक्चर की बातचीत की जाए तो इसको जेड डायरेक्शन में भी मूव कराया जा सकता है। मतलब कि अगर मैं यहाँ पर बातचीत करूँ तो ये जो डायटॉमिक गैस है, डंबल लाइक जो स्ट्रक्चर है, ये ट्रांसलेशनल तो तीनों टाइप से पॉसिबल होगा, ठीक है। अगर रोटेशनल की बातचीत की जाए तो देखिए ये जैसे स्ट्रक्चर है, अगर इसके एक प्लेन को फिक्स कर दें तो बेटा ये एक पॉइंट के रेस्पेक्ट में रोटेशन पॉसिबल है, ठीक है। 1 सेकेंड, इस वाले पॉइंट के रेस्पेक्ट में इसका रोटेशनल पॉसिबल है, तो एक तो रोटेशनल ये हो गया। दूसरी अगर मैं बातचीत करूं, ये डंबल लाइक स्ट्रक्चर है, ये इस तरीके से बाहर वाले प्लेन में भी रोटेट हो सकता है, ठीक है। एक तो ये ऐसे रोटेट हो गया और एक ये ऐसे रोटेट हो सकता है, करेक्ट। दैट मीन ये वाला भी पॉसिबल है। अब तीसरी बातचीत करते हैं। ये तो हो गया एक्स वाई प्लेन में, ये हो गया एक्स जेड में। क्या वाई जेड प्लेन में रोटेशन पॉसिबल है? तो वाई जेड में इस तरीके से क्या हमें एक लाइन रोटेट होते हुए दिख सकती है? जैसे ये तो एक पूरी बॉडी है, अगर लाइन की बातचीत करें तो लाइन कभी रोटेट होते हुए नहीं दिखेगी। डेट मीन इसमें 2 टाइप का रोटेशनल पॉसिबल होता है, 3 टाइप का ट्रांसलेशनल पॉसिबल होता है। अल्टीमेटली अगर इसमें लिखा जाए ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो ये हमारा निकल के आएगा बच्चों ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसको मैं FT लिख देता हूँ। तो ये तो हमारा 3 टाइप से पॉसिबल है, राइट। अगर मैं बातचीत करूँ रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की, डेट मीन्स FR की, तो रोटेशनल हमारा ओनली 2 टाइप से पॉसिबल है। तो रोटेशनल कितना हो गया इसमें 2। अगर मैं बातचीत करूँ अगली थर्ड वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की, तो वाइब्रेशनल तो हम ओनली हाई टेम्परेचर पे लेते हैं, तो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इसमें नहीं होगा, करेक्ट। अगर मैं टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखूँगा तो F आएगा ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम प्लस रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम प्लस वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। F क्या होगा? ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम प्लस रोटेशनल प्लस वाइब्रेशनल। यहाँ से अगर आप टोटल करोगे तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम डेट इज इक्वल टू आ जाएगा अपना 5। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका कितना आएगा अपना 5। आई बात समझ में नहीं आई? तो बेटा डायटॉमिक गैस के लिए अगर बोला जाए डिग्री ऑफ फ्रीडम तो डायटॉमिक गैस का होगा अपना 5। क्लियर। मोनो एटॉमिक का 3 आता है, डायटॉमिक का 5 आता है। चलिए इसको आप नोट डाउन कर लो, फिर अगली बातचीत करते हैं। देखो बच्चों, नेक्स्ट थर्ड बातचीत करते हैं फॉर ट्राई एटॉमिक गैस। अब अगर मैं ट्राई एटॉमिक गैस की बातचीत करूं तो इसका एग्जाम्पल जैसे हो गया O3, इसका एग्जाम्पल हो गया जैसे SO2, इसका एग्जाम्पल हो गया जैसे H2S, ठीक है।
और भी अदर, काफ़ी सारी गैसेज आप पढ़ते हो। तो इस टाइप से हमारी, इनको बोलते हैं ट्राई एटॉमिक गैस, जिसमें 3 एटम हो। अगर इसको समझा जाए तो बेटा ये 2 टाइप की होती हैं। एक तो होती है बेटा लीनियर, एक तो जिनकी स्ट्रक्चर एकदम लीनियर है, और सेकंड होती है जिनकी स्ट्रक्चर नॉन लीनियर है। दैट मीन्स सेकंड यहाँ पर पॉसिबल होती है हमारी नॉन लीनियर। अगर लीनियर की मैं बातचीत करूँ तो इसका एग्जाम्पल हो गया जैसे CO2। CO2 की स्ट्रक्चर बनाई जाए तो ये कुछ ऐसे आती है, राइट। दैट मीन्स मैं बोल दूंगा बेटा कि ये तो हो गया हमारा लीनियर। और नॉन लीनियर की बातचीत करूँ, SO2 हो गया या H2S हो गया, इनकी स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होती है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी नॉन लीनियर गैस, जो लीनियर में स्ट्रक्चर ना हो। इनके मोशन को एनालाइज करते हैं। जैसे मैं पहला केस ले लेता हूँ फॉर नॉन लीनियर। देखो बच्चों, जैसे अगर नॉन लीनियर है, मेरे पास मान लो इस तरह की कोई एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। इस पूरे सिस्टम को हम एक्स में मूव करा सकते हैं, डेफिनेटली एक्स में मूव करा सकते हैं। पूरे सिस्टम को सीधा सीधा वाई में भी ले जा सकते हैं, ठीक है। डेफिनेटली सीधा सीधा हम इसको वाई में भी ले जा सकते हैं। इस पूरे सिस्टम को हम बेटा सीधा सीधा जेड में भी ला सकते हैं, एक्स में भी ले जा सकते हैं, वाई में भी ले जा सकते हैं, और जेड में ऐसे बाहर भी निकाल सकते हैं। तीनों टाइप का मोशन हमारा यहाँ पर पॉसिबल है। एक्स में भी मूव कर जाएगा, वाई में भी कर जाएगा, और ये जेड में भी कर जाएगा। डेट मीन्स अगर मैं बातचीत करूँ यहाँ पर ट्रांसलेशनल की, तो यहाँ पर तीनों केसेस पॉसिबल है, पहली बात। अब रोटेशनल में चेक करते हैं। ये अपने पास कोई एक स्ट्रक्चर है, अगर मैं इसके एक पॉइंट को फिक्स कर दूं तो इस प्लेन में रोटेट करा सकता हूं। हो रहा है इस प्लेन में रोटेट, इसको पकड़ लिया तो इधर निकाल के लाऊं तो इस वाले प्लेन में भी रोटेट करा सकता हूं, ठीक है। इस वाले में भी हो गया। और तीसरी अगर मैं बातचीत करूं, दोनों आ रहा है, ये तो एक तो इसमें हो गया, एक इसमें हो गया। तीसरी अगर मैं बातचीत करूं तो देखो बच्चों, इसको मैंने ऐसे भी रोटेट करा सकता हूं, ऊपर से सीधा नीचे गिराया, फिर नीचे से ऊपर गया, ये ऐसे है, इसको ऐसे गिराया। डेट मीन्स इसमें तीनों टाइप के हमारे रोटेशन पॉसिबल होते हैं। अगर मैं यहाँ पर बातचीत करूँ तो मैं बोल सकता हूँ इसमें रोटेशनल भी तीनों ही पॉसिबल हो। और वाइब्रेशनल को हम कंसीडर करते हैं ओनली हाई टेम्परेचर पे, तो वाइब्रेशनल तो हमारा क्या होगा, 0। 3 टाइप के ट्रांसलेशनल पॉसिबल हैं, 3 टाइप के रोटेशनल पॉसिबल है, लेकिन वाइब्रेशनल हमारा यहाँ पर क्या होगा, 0। इस तरीके से अगर मैं बातचीत करूँ डिग्री ऑफ फ्रीडम की, तो ये होगा सम ऑफ ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल प्लस वाइब्रेशनल, ठीक है। ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल प्लस वाइब्रेशनल, ट्रांसलेशनल 3 है, रोटेशनल भी 3 है, तो इसका टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम आता है 6। अगर हमें नॉन लीनियर गैस दी हुई है तो उसका टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारा बनता है 6। आ रही बात चीज समझ में। पहली बात, ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर गैस है, ये कैरी करेगा 3 ट्रांसलेशनल और 3 रोटेशनल, और इसका ओवरऑल डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगा हमारा 6। अगला देखो, अगर बच्चों मैं यहां पर बातचीत करूं लीनियर के बारे में, ठीक है, तो लीनियर स्ट्रक्चर कुछ ऐसे हो गया। इसको हम ओनली एक्स में भी ले जा सकते हैं, ओनली वाई में भी ले जा सकते हैं, और जेड में भी मूव करा सकते हैं। तो ट्रांसलेशनल तो तीनों टाइप का सभी में पॉसिबल होता है। 3 टाइप का ट्रांसलेशनल तो हमारा लीनियर गैस में आ गया, ठीक है, ट्राई एटॉमिक लीनियर गैस में। अगर रोटेशनल की बातचीत की जाए तो देखो बच्चों, एक तो मैं इसको इस तरीके से रोटेट करा सकता हूं, और एक इसको मैं बाहर की तरफ रोटेट करा सकता हूं। एक तो बाहर की तरफ निकाल के ला रहा हूं लाइन को, और एक इसको मैं इस तरीके से रोटेट करा सकता हूं, लेकिन ऊपर से सीधा नीचे नहीं गिरा सकता, क्योंकि लाइन को गिरते हुए नहीं देख सकते। अल्टीमेटली मैं बोल दूंगा इसमें रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, तो रोटेशनल कितना होगा, 2। और यहाँ पर हम कंसीडर करते हैं बेटा वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी। अगर हमें लीनियर ट्राइएटॉमिक गैस दी हुई है तो इसमें हम बेटा वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी कंसीडर करते हैं, और वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है हमारा, तो अल्टीमेटली अगर मैं बोलूँगा टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम दैट इज अ ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल प्लस वाइब्रेशनल होगा, तो ये टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम अपना आ जाएगा 7।
इसका टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा अपना 6। एकदम आसान सा तरीका है, इस तरीके से हम टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम को यहाँ पे लिख सकते हैं। क्लियर? एक एक पॉइंट आ रहा है समझ में? तो देखो मैंने आपको बताया मोनो एटॉमिक गैस है, अगर मुझे मोनो एटॉमिक गैस दी हुई है तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा अपना 3, और तीनों की तीनों क्या होंगे ट्रांसलेशनल। करेक्ट? अगर मुझे डाई एटॉमिक गैस दी हुई है तो इसका टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम अपना कितना आएगा 5। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आएगा इसका 5। अगली बातचीत की जाए, अगर मुझे ट्राई एटॉमिक गैस दी हुई है तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगा अपना 6। इसका कितना होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम अपना 6। अगली अगर बातचीत की जाए, हमें लीनियर ट्राई एटॉमिक गैस दी हुई है तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 7, क्योंकि इसमें 2 वाइब्रेशनल भी आ जाते हैं। ये तो हो गया प्रॉपर पैटर्न से, पैटर्न बाई पैटर्न डिग्री ऑफ फ्रीडम को समझा जाए तो क्या होगा। तो ये तो पूरा की पूरा हमारा पैटर्न वाइज डिफाइन हो गया डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू क्या होनी चाहिए। राइट? अब देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो बेटा। एक फॉर्मूला होता है एफ डेट इज इक्वल टू होता है 3n प्लस आर। 3n माइनस आर, सीधा सीधा सा फॉर्मूला है। यहाँ पर n होते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, n इज अ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड r इज अ नंबर ऑफ रिलेशंस। जैसे अगर मैं मोनो एटॉमिक की बातचीत करूं तो मोनो एटॉमिक में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना होता है 1, इसका किसी के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है, r क्या हो गया 0, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ गया 3 डायरेक्ट। करेक्ट? n को 1 डाला r 0। सेकंड, अगर मुझे बेटा डाई एटॉमिक दिया हुआ है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने होंगे 2, और ये एक बॉन्ड से कनेक्टेड होंगे, डेट मीन्स नंबर ऑफ रिलेशन कितना होगा 1। इस वैल्यू को अगर मैं यहाँ पर पुट करूँगा 6 - 1 तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ जाएगा अपना 5। करेक्ट? अगर मैं अगली बातचीत करूँ, मुझे ट्राई एटॉमिक गैस दी हुई है, हाँ जी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल यहाँ पर कितने होंगे 3, नंबर ऑफ रिलेशन तो देखिए अगर लीनियर है, अगर ये लीनियर है तो नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे 2 होंगे, तो यहाँ पे पुट करो 3 × 3 9, 9 - 2 तो F इक्वल टू आ गया 7, क्योंकि CO2 में 2 ही रिलेशन थे। लेकिन अगर ट्राई में मैं बोल दूं बेटा नॉन लीनियर है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 3 और नंबर ऑफ रिलेशन भी कितने होंगे अपने 3, तीनों आपस में रिलेट होंगे, ओवरऑल डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगा 6। तो एक तो हो गया प्रॉपर पैटर्न वाइज, एक सीधा सीधा फॉर्मूला से भी हम बता सकते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू क्या होगी। डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारा यहाँ पे निकल के आता है F डेट इज इक्वल टू 3n माइनस आर। इससे हम इसको बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम का कॉन्सेप्ट। इसकी हेल्प से हम डिटरमाइन करते हैं एनर्जी। किस तरीके से एनर्जी निकालेंगे अब हम उसकी बात करेंगे। सबसे पहले आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम टॉपिक समझना जरूरी था। क्लियर? चलिए अब आगे की बातचीत करते हैं। देखो बच्चों, जैसे अगला टॉपिक आता है हमारा मैक्सवेल इक्विपार्टीशन एनर्जी लॉ। मैक्सवेल ने एनर्जी लॉ डिफाइन किया था। इस एनर्जी लॉ से हम डिटरमाइन कर पाते हैं पूरे सिस्टम की, पूरी गैस की टोटल एनर्जी कितनी होगी। कोई भी गैस है वो टोटल कितना एनर्जी कैरी करेगा, इसको हम मैक्सवेल लॉ से डिटरमाइन करते हैं। क्या बोला था मैक्सवेल ने? मैक्सवेल ने बोला था एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम, विद ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम, एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 1/2 kT फॉर ईच मॉलिक्यूल। हर मॉलिक्यूल की एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ जो एनर्जी एसोसिएटेड होती है डेट इज 1/2 kT। ठीक है, सभी डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ सेम एनर्जी एसोसिएटेड होती है। पहला बोला ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम से कितनी एनर्जी एसोसिएटेड होगी 1/2 kT। अगला पॉइंट क्या बोला? एनर्जी
इज सेम फॉर एवरी डिग्री ऑफ फ्रीडम। हर डिग्री ऑफ फ्रीडम की जो एनर्जी है वो सेम होगी और ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम से एनर्जी जो हमारी एसोसिएटेड होगी दैट इज इक्वल टू होगा 1/2 kT। दिस इज इक्वल टू क्या होगा 1/2 kT और सभी के एवरी डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ सेम एनर्जी ही एसोसिएटेड होगी। क्लियर? इस स्टेटमेंट को इन्होंने डिफाइन किया। इसके बेसिस पर मैं बोल सकता हूं एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच मॉलिक्यूल। देखो बच्चों, लेट्स से मुझे कोई भी गैस दी हुई है, मुझे निकालना है एनर्जी ईच मॉलिक्यूल के साथ कितनी एसोसिएटेड है। ठीक है, लेट डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल टू है। मॉलिक्यूल मोनो एटॉमिक भी हो सकता है, डायटॉमिक भी हो सकता है, ट्राई एटॉमिक भी हो सकता है। मैं मान लेता हूँ उसके साथ उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है F। तो मैं अगर यहाँ से बोलता हूँ बेटा टोटल एनर्जी डेट इज इक्वल टू एक के साथ कितनी एसोसिएटेड है 1/2 kT। तो F मॉलिक्यूल्स की इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम F है, मतलब हर जगह 1/2 kT होगी। तो टोटल एनर्जी इससे कितनी एसोसिएटेड हो जाएगी F/2 kT। टोटल एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच मॉलिक्यूल दैट इज इक्वल टू आता है हमारा F/2 kT। दैट इज कॉल्ड मैक्सवेल इक्विपार्टीशन एनर्जी लॉ। हर मॉलिक्यूल के साथ जो एनर्जी एसोसिएटेड होगी विच इज इक्वल टू होगा हमारा F/2 kT। करेक्ट? बात आ रही है समझ में? देखो बच्चों, अब इसको में थोड़ी सी केमिस्ट्री लगाते हैं। एनर्जी विद ईच मॉलिक्यूल, या ईच लिखो या वन लिख लो। एनर्जी विद वन मॉलिक्यूल दैट इज डिनोटेड बाय U विच इज इक्वल टू आ गया हमारा F/2 kT। कितनी एनर्जी एसोसिएटेड है F/2 kT। राइट? अब मैं अगर यहाँ पे अगली बातचीत करूँ, पहला तो आ गया एक मॉलिक्यूल के साथ इतनी एसोसिएटेड होगी। एनर्जी विद 1 मोल गैस। देखो बच्चों, एक मॉलिक्यूल के साथ तो इतनी है, मुझे 1 मोल गैस में लिखना है। 1 मोल गैस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने होते हैं दैट इज Na। एवोगाद्रो नंबर के बराबर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो मैं बोल दूंगा टोटल एनर्जी दैट इज इक्वल टू होगा F/2 Na/Kb इंटू K। और Na इंटू K करोगे तो ये बन जाएगा R, तो ये आएगा F/2 RT। एनर्जी विद 1 मोल गैस विच इज इक्वल टू होगा F/2 RT। राइट? एक मॉलिक्यूल के साथ F/2 kT, एक मोल गैस के साथ F/2 RT। अगला पॉइंट, एनर्जी एसोसिएटेड विद n मोल गैस। लेट्स से गैस के मुझे n मोल्स दिए हुए हैं और अगर मुझे एनर्जी लिखना है तो यहाँ पर ये 1 मोल के लिए इतना है, तो n मोल के लिए हो जाएगा F/2 nRT। दैट इज अ स्टैंडर्ड फॉर्मूला। समझ में आया? 1 मोल के लिए कितनी एनर्जी एसोसिएटेड होती है F/2 RT। अगर n मोल्स की बातचीत की जाए तो उनसे एनर्जी एसोसिएटेड होती है F/2 nRT। दैट इज अ बेसिक फार्मूला। यहाँ से हम बता देते हैं गैस की टोटल एनर्जी क्या होगी। ठीक है? और इसी टोटल एनर्जी को हम बोलते हैं इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस। इसी टोटल एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस। तो मैक्सवेल ने सिंपल सा लॉ बोला, हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ 1/2 kT एनर्जी एसोसिएटेड है। वहाँ से मैंने निकाला एक मॉलिक्यूल में डिग्री ऑफ फ्रीडम है F, तो उसकी टोटल एनर्जी हो जाएगी F/2 kT। एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ 1/2 kT, तो F डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ F/2 kT। ठीक है? इस तरीके से अगर मैं n मोल्स के लिए एनर्जी लिखता हूं तो n मोल्स के साथ जो हमारी एनर्जी एसोसिएटेड होगी दैट विल बिकम F/2 nRT। n मोल्स के साथ कितनी एनर्जी एसोसिएटेड होगी अपनी? F/2 nRT। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। राइट? समझ में आई ये बातें? नहीं आई? क्लियर? चलिए, तो इसको आप नोट डाउन करो, फिर बातचीत करते हैं इस एनर्जी इंटरनल एनर्जी से कैसे रिलेटेड है और इंटरनल एनर्जी क्या है, इसको थोड़ा सा डिटेल में समझने का ट्राई करते हैं।
ठीक है, इसको लिख लो बेटा, एनर्जी एसोसिएटेड विद n मोल्स दैट इज इक्वल टू F/2 nRT। आगे चलते हैं। देखो अब अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। देखो बच्चों, अगर इंटरनल एनर्जी के बारे में बातचीत की जाए तो एक्चुअल में मॉलिक्यूल्स के साथ दो पॉसिबिलिटी होती हैं। एक तो मॉलिक्यूल्स का मोशन होता है, जैसे इस रूम में मैंने गैस मॉलिक्यूल भरे हुए हैं, ये गैस मॉलिक्यूल रैंडम डायरेक्शन में मूव करेंगे, डेट मीन एक तो इनका मूवमेंट है, इनका मोशन है। सेकंड बेटा, यहाँ पर एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से अटैच है, कोई भी अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है, अल्टीमेटली उनका एक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो कहने का मतलब क्या है, बिकॉज ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, एक तो केस क्या पॉसिबल है, कॉन्फ़िगरेशन। और कॉन्फ़िगरेशन का रीजन क्या हो सकते हैं, दो रीजन हो सकते हैं। एक तो हो सकता है इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स, और एक हो सकता है इंटर एटॉमिक अट्रैक्टिव फोर्स। या तो इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स होगा, अदरवाइज इंटर एटॉमिक होगा, अदरवाइज दोनों होंगे। इन दोनों के कारण इनका कॉन्फ़िगरेशन होता है। ओवरऑल एक तो ये इस केस के कारण इंटरनल एनर्जी कैरी कर सकते हैं। दूसरा होता है बेटा मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। दूसरा क्या पॉसिबल होता है, मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। और मोशन में मैंने आपको अभी बताया 3 टाइप का मोशन पॉसिबल है, ट्रांसलेशनल मोशन, सेकंड था हमारा रोटेशनल मोशन, और थर्ड था हमारा वाइब्रेशनल मोशन। 3 टाइप का रोटेशनल अपना पॉसिबल है। इन 3 टाइप के मोशन के कारण ये कैरी करते हैं काइनेटिक एनर्जी। इन 3 टाइप के मोशन के कारण तो क्या कैरी करेंगे, काइनेटिक एनर्जी, जिसको हम बोलेंगे इंटरनल काइनेटिक एनर्जी। इन दोनों फोर्सेस के कारण ये कैरी करेंगे पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम बोलेंगे इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो कोई भी गैसियस सिस्टम की बातचीत की जाए, इन दोनों चीज़ों के कारण, इन दोनों कॉन्सेप्ट के कारण ये गैसियस मॉलिक्यूल कैरी करते हैं इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी एंड इंटरनल काइनेटिक एनर्जी। तो मैं यहाँ पर कंक्लूड करके लिख सकता हूँ, इंटरनल एनर्जी इज अ सम ऑफ इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी एंड ऑफ इंटरनल काइनेटिक एनर्जी। इंटरनल एनर्जी इज अ सम ऑफ इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी एंड द इंटरनल काइनेटिक एनर्जी। इन दोनों कॉन्सेप्ट के बेसिस पर हम इस चीज़ को डिफाइन कर सकते हैं। सही बात है, कॉन्सेप्ट आ रहा है ना समझ में, इंटरनल एनर्जी डेट इज इक्वल टू होगा दिस वन, करेक्ट। अब देखिए, अगर मैं आइडियल गैस की बातचीत करूं, फॉर आइडियल गैस, तो बच्चों आइडियल में हम बोल रहे हैं देयर इज नो अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। देयर इज नो अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। इस वाले पॉइंट को अगर मैं कंसीडर करूं तो मैं बोल दूंगा बेटा कोई भी इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स नहीं है, कोई भी इंटर एटॉमिक अट्रैक्टिव फोर्स नहीं है। अगर ये दोनों फोर्सेस नहीं है तो इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू तो क्या होगी अपनी, जीरो। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूं बिकॉज ऑफ दिस इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी डेट इज इक्वल टू होगा जीरो। अल्टीमेटली आई कैन कंक्लूड इंटरनल एनर्जी of system is only equal to internal kinetic energy and that depends on temperature। ये कॉन्सेप्ट बन जाएगा। इंटरनल एनर्जी को अगर समझा जाए तो डेट इज ओनली इंटरनल काइनेटिक एनर्जी विच इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और अभी हमने प्रूव भी किया है कि इंटरनल एनर्जी कितना आता है अपना, F/2 nRT। इंटरनल एनर्जी डेट इज इक्वल टू क्या होगा, F/2 nRT। थर्मोडायनेमिक्स में मैंने आपको पढ़ाया था चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेट इज इक्वल टू NCV डेल्टा टी। तो एक तो फार्मूला हो गया, हम इस तरीके से बोल सकते हैं F/2 nRT से, दूसरा थर्मो में हम डिटरमाइन कर रहे थे NCV डेल्टा टी से। डेट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी। ठीक है, और ये सीधा सीधा किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे।
अगर टेम्परेचर को बढ़ाया जाए तो इंटरनल एनर्जी बढ़ती है, क्योंकि इंटरनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। ये बात हमने प्रूव भी की थी, आरएमएस स्पीड में भी हमने डिस्कस किया था। अगर टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है तो वीआरएमएस इंक्रीज होगा, वीआरएमएस बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रहा है तो इंटरनल एनर्जी भी बढ़ेगी। क्लियर? दैट होल कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी कॉन्सेप्ट। बात आ रही है समझ में? तो ये भी एकदम आसान है हमारा। इंटरनल एनर्जी होती क्या है, किन के कारण होती है, वैल्यू इंटरनल एनर्जी की क्या है, इन चीज़ों को भी हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। करेक्ट? यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? ठीक है, तो इन चीज़ों को हम इंटरनल एनर्जी को भी बड़ी आसानी से डिटरमाइन कर सकते हैं, वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी क्या होगी। ठीक है, चलो बच्चों अगली बातचीत करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज रिलेशन बिटवीन डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड गामा। देखो, यहाँ से हम डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड मोलर स्पेसिफिक हीट रेशियो को रिलेट भी कर सकते हैं। जैसे हमने पढ़ा है मोलर स्पेसिफिक हीट रेशियो गामा डेट इज इक्वल टू होता है Cp अपॉन Cv, राइट। अगर मैं लिखूं बेटा चेंज इन इंटरनल एनर्जी तो ये होगा हमारा NCB डेल्टा टी, और मैं यहाँ पर अगर Cv की वैल्यू पुट करता हूँ तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी आता है हमारा NR डेल्टा टी अपॉन गामा माइनस वन, क्योंकि Cv की वैल्यू होती है हमारी R अपॉन गामा माइनस वन। डेट इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, एक तो इंटरनल एनर्जी में चेंज मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, दूसरा हम डिग्री ऑफ फ्रीडम की टर्म्स में भी लिख सकते हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेट इज इक्वल टू हो जाएगा F/2 NR डेल्टा टी। चेंज लिखोगे टेम्परेचर के कारण ही चेंज होगा, तो ये हो जाएगा F/2 NR डेल्टा टी। पहला चेंज तो ऐसे लिख सकते हैं, दूसरा चेंज होगा हमारा इस तरीके से NR डेल्टा टी अपॉन ऑफ गामा माइनस वन। If I consider both of the equations, तो I can write here NR delta T upon gamma minus 1 that will become equal to F/2 NR delta T। ठीक है, मैंने क्या किया, दोनों इक्वेशंस को अब कंपेयर करना स्टार्ट किया। कंपेयर करता हूँ, NR से NR गया, डेल्टा T से डेल्टा T गया, तो यहाँ से रिलेशन क्या बन रहा है बेटा हमारा, ये बन रहा है गामा माइनस वन डेट इज इक्वल टू 2 अपॉन F। यहाँ से मैं बोल सकता हूँ गामा विच इज इक्वल टू होगा 1 + 2 अपॉन F। कहने का मतलब है कि जो गामा की भी वैल्यू आती है ना, वो हम डिग्री ऑफ फ्रीडम की हेल्प से ही निकालते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम मुझे पता होता है तो मैं बता दूंगा गामा की वैल्यू भी क्या होगी। जैसे हम पढ़ते हैं फॉर मोनो एटॉमिक गैस डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 3, तो गामा डेट विल बिकम 5/3। फॉर डायटोमिक गैस डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 5, so here gamma that will become 7/5. For triatomic gas degree of freedom is 6, so here gamma that will become 4/3. That means gamma की वैल्यू को हम बड़ी आसानी से डिटरमाइन कर सकते हैं by using of degree of freedom concept, right? तो हमारा तीसरा जो कॉन्सेप्ट है that is इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी होने का कारण क्या है, क्यों कोई भी गैसियस सिस्टम इंटरनल एनर्जी कैरी करता है, तो अमाउंट ऑफ इंटरनल एनर्जी क्या होगा, किस तरीके से उसको डिटरमाइन करेंगे, ये पूरा कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया। अगर मैं ये पूरे रिजल्ट को एक बार समराइज करके आपको बताऊं, तो सबसे पहले बच्चों हमने समझा डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, क्यों पार्टिकल डिग्री ऑफ फ्रीडम को कैरी करते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ने का रीज़न क्या है, होता क्या है डिग्री ऑफ फ्रीडम, पहले हमने ये बात समझी। किस तरीके से डिग्री ऑफ फ्रीडम को डिटरमाइन किया जाएगा, फिर मोनो एटॉमिक गैस के लिए कितना होगा, डाई एटॉमिक गैस के लिए कितना होगा, ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर गैस के लिए कितना होगा, एंड लीनियर गैस के लिए इसकी वैल्यू क्या होगी। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में समझा, डिग्री ऑफ फ्रीडम की ओवरऑल वैल्यू क्या होगी इसको हमने निकाला। इसके बाद हमने समझा मैक्सवेल का इक्विपार्टीशन एनर्जी लॉ क्या है, ठीक है, और इसकी हेल्प से हम डिटरमाइन करते हैं कोई भी गैसियस सिस्टम है उसकी इंटरनल एनर्जी कितनी होगी, ठीक है, और ये हमारा निकल के आया डेट इज इक्वल टू होता है F/2 NRT। फिर हमने डिफाइन किया था इंटरनल एनर्जी को, इंटरनल एनर्जी होने का रीज़न क्या है, अगर कोई भी आइडियल गैस इंटरनल एनर्जी कैरी कर रही है तो ये इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा और गामा एंड एफ में रिलेशन क्या है। इज इट क्लियर?
तो बेटा ये हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में आते हैं, जिन पर हमारे न्यूमेरिकल्स बन जाते हैं। इन कॉन्सेप्ट को आप समझने के बाद काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज के न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करना, न्यूमेरिकल बहुत ही आसान बनते हैं, बस एक एक पॉइंट को हमें बारीकी से समझना है। अगर हमने एक एक स्टेप को समझ लिया तो ईजिली हम गामा, एफ, इंटरनल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, किसी पर भी न्यूमेरिकल आ जाए आसानी से हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्लियर? चलिए फिर अगले टॉपिक की बातचीत करते हैं। एक बार आप इस टॉपिक को नोट डाउन कर लो और इससे रिलेटेड कोई भी आपकी अगर क्वेरी रह जाती है तो आप पूछ सकते हो बच्चों अपने रेस्पेक्टिव टेलीग्राम ग्रुप में। यू जस्ट पोस्ट योर क्वेरी विल गेट क्लियर विद इन 24 आवर्स, राइट। चलिए आगे चले। देखो बच्चों, देखो अगला टॉपिक आता है हमारा मैक्सवेल टेम्परेचर लॉ फॉर गैसियस मॉलिक्यूल। एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है जिसकी डिटेल आप पूरी केमिस्ट्री में पढ़ते हो, हमारे यहाँ थ्योरेटिकल वे में ही पढ़ रहे होते हैं, बस समझते हैं कि ये मैक्सवेल टेम्परेचर लॉ गैसियस मॉलिक्यूल्स के लिए है क्या है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में जब अजम्पशंस की बातचीत की थी तो मैंने बताया कि मान लो इस क्लासरूम के अंदर गैस फिल्ड है, तो इसमें गैसियस मॉलिक्यूल्स होंगे और ये जो गैसियस मॉलिक्यूल हैं ये रैंडमली ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। इंडिपेंडेंटली एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के मोशन को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं कर रहा है, सारे मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंटली मूव कर रहे हैं इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन विद ऑल पॉसिबल स्पीड। आ रही बातचीत समझ में? ये वाला पॉइंट हमने डिस्कस किया। जैसे ये कोई भी एक सिस्टम है, इस सिस्टम में काफ़ी सारी गैसेस फिल्ड हैं, ये सारे गैसियस मॉलिक्यूल रैंडमली इधर उधर मूव कर रहे हैं इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन विद ऑल पॉसिबल स्पीड। मैंने बोला था कि इनकी जो स्पीड है वो सेम नहीं होती, इट कैन वेरी फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट। कुछ की 0 होगी, कुछ की इनफाइनाइट होगी, कुछ की नॉन 0 होगी। कोई 1 से जा रहा होगा, कोई 10 से जा रहा होगा, कोई 1000 से जा रहा होगा। सबकी स्पीड अलग अलग हो सकती है, कुछ की सेम हो सकती है, कुछ की अलग हो सकती है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं बोल सकते कि सारे की सारे मॉलिक्यूल एक ही पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ स्पीड से मूव कर रहे हैं। क्लियर? और एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। सारी डायरेक्शन में मूव करेंगे, अलग अलग स्पीड से मूव करेंगे, क्योंकि किसी की कोलिजन ज़्यादा होंगी, किसी की कोलिजन कम होंगी, किसी की स्पीड में चेंज कम होगा, किसी के में ज़्यादा होगा। करेक्ट? अल्टीमेटली मैं बोल सकता हूँ सारी अलग अलग स्पीड से ये मूव करते हैं। अगर मुझे इनकी इफेक्टिव स्पीड निकालनी है कि ये कितनी इफेक्टिव स्पीड से मूव कर रहे हैं, तो इफेक्टिव स्पीड निकालने का जो मेथड है डेट इज कॉल्ड आरएमएस स्पीड। ये भी हमने पढ़ा। अगर इनकी इफेक्टिव स्पीड की बातचीत की जाए तो इनकी इफेक्टिव स्पीड जो होगी दैट इफेक्टिव स्पीड इज कॉल्ड आरएमएस स्पीड, राइट। मैक्सवेल ने बोला था कि देखो भाई इफेक्टिव स्पीड तो आरएमएस होती है, अगर इनकी एवरेज स्पीड निकाली जाए तो एवरेज स्पीड 0 आती है और स्पीड मॉलिक्यूल्स की अलग अलग होती है। और अगर टेम्परेचर को बदला जाए तो और स्पीड बदल जाती है, क्योंकि हमने ये भी रिलेशन पढ़ रखा है, स्पीड इज अ प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। एज टेम्परेचर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल इंक्रीजेज स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल आल्सो इंक्रीजेज। जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है इनकी स्पीड भी बढ़ती हुई चली जाती है, मतलब ये टेम्परेचर पे डिपेंड भी करता है। तो किस तरीके से इनकी स्पीड को निकाला जाए, कैसे डिफाइन किया जाए, तो इन्होंने एक मेथड प्रपोज किया दैट इज कॉल्ड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, जिसको हमने क्या बोला, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। इन्होंने बोला कि अगर आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को देखोगे तो ज़्यादातर मॉलिक्यूल एक पर्टिकुलर स्पीड से ही मूव कर रहे होंगे। जैसे कुछ की 0 होगी, बहुत कम होंगे जिनकी 0 होगी, या बहुत कम होंगे जिनकी इनफाइनाइट स्पीड होगी, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होंगे। सबकी नॉन 0 की रेंज में कुछ ना कुछ स्पीड होगी। और ज़्यादातर मॉलिक्यूल जिस स्पीड से ट्रैवल कर रहे हैं उस स्पीड को हम बोलेंगे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। कहने का मतलब क्या है, जैसे मेरे पास 10 मॉलिक्यूल है, एक की स्पीड 1 है, दूसरे की भी 1 है, तीसरे की 2, चौथे की 2, पाँचवें की 2, छठे की 2, 7th की 3, 8th की 4, 9th की 4 और 5th की 10th की 5। इस तरह से मेरे पास 10 मॉलिक्यूल हैं, 10 की अलग अलग स्पीड है।
इनमें से ज़्यादातर मॉलिक्यूल की स्पीड कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड, तो इसको हम बोलेंगे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। सो वी कैन कैलकुलेट द इफेक्टिव स्पीड बाय अ मोस्ट प्रोबेबल मेथड। तो इन्होंने क्या किया, एक ग्राफ प्लॉट किया फॉर अ वेलोसिटीज, एक साइड तो वेलोसिटी ले ली, एक साइड ले लिए बेटा फ्रैक्शनल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। जब मैं इनका ग्राफ बनाता हूं तो इनका ग्राफ कुछ ऐसे आता है। डेट मीन्स कहने का मतलब क्या है कि जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उनकी वेलोसिटी जो है वो फिक्स नहीं है, वेलोसिटी चेंज हो रही है। ठीक है, कुछ की वेलोसिटी ज़्यादा है, कुछ की वेलोसिटी कम है, कोई जीरो की साइड अलाइन है, कोई इनफाइनाइट की साइड अलाइन है। अगर ये ग्राफ 0 डिग्री सेल्सियस पे तो ये कुछ ऐसे आता है। अगर मैं इनका टेम्परेचर बढ़ा दूँ, ठीक है, जैसे मान लो अब मैंने 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कर दिया, तो जो वेलोसिटी है वो बढ़ जाएगी। वेलोसिटी आप देखोगे ये एक्स एक्सिस में अब ज़्यादा चला गया। ठीक है, वेलोसिटी इसकी बढ़ जाएगी। अगर मैं और टेम्परेचर बढ़ा दूं, जैसे मैंने अब 400 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो इनकी वेलोसिटी जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, वेलोसिटी की रेंज जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएं उस हिसाब से हमारी बढ़ती हुई चली जाती है, वेलोसिटी में चेंज होता हुआ चला जाता है। ठीक है, विद द चेंज इन टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी, लेकिन जो इनकी रेंज है वो अलग अलग होती है। लेकिन जो मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स हैं जो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से जा रहे हैं, इसको बोलेंगे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। टॉप मोस्ट पोजीशन के अगर मॉलिक्यूल्स को देखें तो ज़्यादातर मॉलिक्यूल इस वाली स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं, तो इस स्पीड को हम बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ठीक है, ये जो हमारी स्पीड है डेट इज कॉल्ड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड एंड दिस इज अ मैक्सवेल टेम्परेचर लॉ फॉर गैसियस मॉलिक्यूल। तो सिंपल सी बात है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड के बारे में बताया गया था। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होती है, इस बात को हमने अगर समझ लिया तो हम निकाल सकते हैं बेटा मैक्सवेल टेम्परेचर लॉ क्या है। ठीक है, एक टेम्परेचर की डिपेंडेंसी के बारे में इन्होंने बताया। इन्होंने बोला कि हर मॉलिक्यूल की स्पीड अलग अलग हो सकती है, 0 टू इनफाइनाइट की रेंज में हो सकती है। ज़्यादातर मॉलिक्यूल जिस अमाउंट से जा रहे हैं वो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होगी। करेक्ट, तो ये हो गया हमारा एक अगला कॉन्सेप्ट। अगर कोई भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन हमारा यहाँ पर बन के आ जाए तो हम इससे भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। केटीजी जो हमारा चैप्टर है एकदम आसान सा चैप्टर है, बस एक एक पॉइंट को हमें बारीकी से समझना होता है। एक बार हमने एक एक पॉइंट को समझ लिया तो हम सारे के सारे क्वेश्चंस को इससे सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? चलो बच्चों, और कहाँ पे क्वेश्चन बन सकते हैं अगले टॉपिक की बातचीत करते हैं। ये क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा गैसियस मिक्सचर। अगला हमारा टॉपिक है बच्चों गैसियस मिक्सचर। गैसियस मिक्सचर को समझने का ट्राई करते हैं। गैसियस मिक्सचर क्या होता है और यहाँ पर कैसे क्वेश्चंस हमारे बन जाते हैं। देखो यार, मान लो लेट्स से आपके पास दो गैस है, एक तो है गैस ए और एक गैस बी है। ठीक है, दो अलग अलग टाइप की गैस है। इस गैस का अपना एक Cb है, इस गैस का अपना Cp है, इस गैस का अपना गामा है। अगर इस गैस का नेचर अलग है तो इसका Cb अलग होगा, इसका Cp अलग होगा, इसका गामा अलग होगा। इसको चलो मैं Cv1 Cp1 गामा 1 बोल देता हूँ, इसको Cv2 Cp2 गामा 2 बोल देता हूँ। सेम इसका बेटा मॉलिक्यूलर मास भी अलग होगा, गैस अलग है तो इसका भी मॉलिक्यूलर मास अलग होगा। ठीक है, लेट्स से मैं बोल देता हूँ इसमें नंबर ऑफ मोल्स हैं N1 और इसमें नंबर ऑफ मोल्स हैं अपने N2। ठीक है, इन दोनों गैस को अब मैं मिक्स कर देता हूँ। इनको मैंने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद इनका क्या बन गया, मिक्सचर बन गया। गैसें आपस में रिएक्टिव थी, आपस में रिएक्ट करके फाइनल गैस बना ली। अब फाइनल जो गैस बनती है, जो मिक्सचर है, आपसे पूछ लेता है इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है, आपसे पूछ लेता है इसका Cb कितना है, इसका Cp कितना है, इसका गामा कितना है। ये सारी बातें पूछ लेता है कि अगर इन दोनों गैसेस को मिक्सअप करके मैंने मिक्सचर बनाया है तो मिक्सचर का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, मिक्सचर का Cb कितना होगा, मिक्सचर का Cp कितना होगा। ठीक है, वैल्यू ऑफ रेशियो ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट क्या होगी, ये सारी चीज़ें हमसे पूछ लेता है। इनको किस तरीके से निकाला जाए, M, Cb, Cp और गामा की वैल्यू क्या क्या होंगी, इसके बारे में कैसे सोचा जाए, इस बात को समझने का ट्राई करते हैं। देखो बच्चों, अगर इनके बारे में बातचीत करें, अगर मैं लिखता हूं मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर,
molecular mass of mixture that is denoted by m which is equal to होगा, इनका अगर molecular mass लिखा जाए तो ये होता है बेटा सीधा सीधा नंबर ऑफ मोल्स n1 मल्टीप्लाइड बाई मॉलिकुलर मास प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सेकेंड गैस मल्टीप्लाइड बाई मॉलिकुलर मास अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स n1 m1 प्लस n2 m2 अपॉन n1 प्लस m2 डेट विल गिव द मॉलिकुलर मास ऑफ द मिक्सचर। ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन फार्मूला से हम बाकी सारी चीज़ें भी निकालते हैं, आपको सीधा सीधा समझ लेना मिक्सचर बनाया है तो मॉलिकुलर मास होगा इतना। सेम वे में अगर मुझे मिक्सचर का CV लिखना है तो CV आएगा n1 CV1 प्लस n2 CV2 अपॉन n1 प्लस n2। ड्राइव कैसे कर रहे हैं, जैसे इसकी इंटरनल एनर्जी होगी NCV डेल्टा T, इसकी भी होगी NCV डेल्टा T, टोटल बन जाएगी इन दोनों का सम। इस तरीके से हम ड्राइव कर रहे हैं। तो वैल्यू ऑफ इफेक्टिव CV अगर लिखा जाए, मिक्सचर का CV कितना होगा, तो ये आता है हमारा n1 CV1 प्लस n2 CV2 अपॉन n1 प्लस n2। ठीक है, इस तरीके से हम बता सकते हैं मिक्सचर का CV हमारा क्या होगा। आ रही बातचीत समझ में? सीधा सीधा क्वेश्चन हमारे पास आता है, CV या CP या गामा पूछ ले तो बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे अगर मिक्सचर के CP की बातचीत की जाए तो ये होगा हमारा n1 CP1 प्लस n2 CP2 अपॉन n1 प्लस n2। CP ऑफ मिक्सचर डेट इज इक्वल टू होगा n1 CP1 प्लस n2 CP2 अपॉन n1 प्लस n2, राइट। इन सेम वे इफ आई डिफाइन गामा डेट इज इक्वल टू होगा CP अपॉन CP, जिसको सॉल्व करने पे आता है बेटा n1 CP1 प्लस n2 CP2 अपॉन n1 CP1 प्लस n2 CP2। इसको सीधा n1 गामा 1 प्लस n2 गामा 2 अपॉन n1 प्लस n2 नहीं लिख सकते, इसको हम CP अपॉन CP की हेल्प से निकालते हैं। तो दीज आर द वैल्यू ऑफ द मिक्सचर। गैसियस मिक्सचर पर भी हमारे पास प्रॉब्लम आ जाती है। अगर हमें गैसियस मिक्सचर पर प्रॉब्लम पूछी है तो इन कॉन्सेप्ट को फॉलो करके हम आसानी से निकाल सकते हैं। गामा की वैल्यू क्या होगी, इफेक्टिव CV कितना होगा, इफेक्टिव CP क्या होगा, मॉलिकुलर मास की वैल्यू क्या होगी, इन सब पैटर्न को हम फॉलो करके निकाल सकते हैं। क्लियर? चलिए इनको भी आप नोट डाउन करो, फिर अब इन पर न्यूमेरिकल चेक कर लेते हैं कैसा न्यूमेरिकल हमारा यहाँ पर फ्रेम हो सकता है। गैसियस मिक्सचर पे कहाँ पर हमारा न्यूमेरिकल बन सकता है, इस बात को भी हम समझने का ट्राई कर लेते हैं। आ रही है ये सारी बातें समझ में? कोई डाउट यहाँ तक नहीं है? चले आगे। चलो देखो बच्चों, अगर इन बातों को समझा जाए, लेट्स से मैं बोल देता हूँ, आपको बोला है 32 ग्राम ऑक्सीजन इज मिक्स्ड विद 8 ग्राम हीलियम। ठीक है, 8 ग्राम हीलियम के साथ 32 ग्राम ऑक्सीजन को मिक्स किया है, देन डिटरमाइन, और ये रिएक्ट कर गई है। ठीक है, ये दोनों गैसेस रिएक्ट कर गई हैं। डिटरमाइन करना है आपको मिक्सचर का मॉलिकुलर मास CV, CP एंड गामा। चारों चीज़ें हम आपको निकाल के बतानी है। मॉलिकुलर मास कितना होगा, मिक्सचर का CV क्या होगा, मिक्सचर का CP कितना होगा और मिक्सचर का गामा क्या होगा, इन चारों चीज़ों को आपको निकालना है। ठीक है, सीधा सीधा सा क्वेश्चन है। 32 ग्राम ऑक्सीजन इज मिक्स विद 8 ग्राम ऑफ हीलियम, देन डिटरमाइन M, CB, CP एंड गामा। चारों बातों को निकालो, सॉल्व करो, वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करना स्टार्ट करो। मॉलिकुलर मास को आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। वैल्यू ऑफ मॉलिकुलर मास यहाँ पर क्या होगी, बाकी लोग मेरे साथ समझ लो कैसे हम यहाँ पे निकालेंगे। देखो यार, मॉलिकुलर मास ये होगा n1 m1 प्लस n2 m2 अपॉन n1 प्लस m2। मुझे पता लग जाए पहली गैस के नंबर ऑफ मोल कितने हैं, मॉलिकुलर मास कितना है, दूसरी गैस के नंबर ऑफ मोल कितने हैं, मॉलिकुलर मास कितना है, तो मैं ये पूरा निकाल दूँगा। जैसे इसको हम इधर टैली कर लेते हैं, ये ऑक्सीजन है, ये हीलियम है। अगर इसके मॉलिकुलर मास की बातचीत करें तो ऑक्सीजन का कितना होगा 32, हीलियम का कितना होगा 4। ठीक है,
मॉलिकुलर मास 2 ऑक्सीजन है, 1 का 16 है, तो 2 का हो गया 32। नंबर ऑफ मोल्स की बातचीत करें तो मास अपॉन मॉलिकुलर मास 32 अपॉन 32 1, 8 अपॉन 4 इज 2। इसका नंबर ऑफ मोल 1 है, उसके 2 है। Cb की अगर बातचीत करें तो ये है बेटा डाई एटॉमिक का होगा 5r/2 और मोनो एटॉमिक का होगा 3r/2, करेक्ट। Cp की अगर बातचीत करें तो Cp होगा बेटा इसका 7r/2 और इसका Cp होगा अपना 5r/2। जो भी वैल्यूज मुझे चाहिए थी उन वैल्यूज़ को मैंने अलाइन करके लिख लिया। O2 की वैल्यूज़ को मैंने लिख लिया और हीलियम की वैल्यूज़ को भी मैंने लिख लिया। सिंपल। चलिए अब यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। मॉलिकुलर मास, देखो बच्चों, नंबर ऑफ मोल कितने हैं 1, मॉलिकुलर मास कितना है 32 प्लस नंबर ऑफ मोल हीलियम के कितने हैं 2, मॉलिकुलर मास कितना है 4 अपॉन नंबर ऑफ मोल 1 + 2। हाँ जी, ये कितना आ गया 40/3। इफेक्टिव मॉलिकुलर मास कितना हो जाएगा इसका 40/3 आ गया पहला, ठीक है। ये तो हो गया फर्स्ट रिजल्ट। सेकंड, Cb की बातचीत करें तो फॉर्मूला क्या होता है N1Cb1 + N2Cb2 अपॉन N1 + N2, राइट। बस वैल्यूज पुट करो। Cb = N1 कितना है 1, Cb1 कितना है 5r/2, N2 है 2, Cb2 कितना है 3r/2 अपॉन 1 + 2, राइट। तो ये तो बना 5r/2, ये बना हमारा बेटा 3r। अगर इनको टोटल करोगे तो 11r/2 अपॉन 6, तो Cb आ जाएगा मिक्सचर का 11r/6। Cb कितना होगा 11r/6, मॉलिकुलर मास होगा हमारा 40/3। आ रही बात समझ में। इफेक्टिव मॉलिकुलर मास निकाल लिया मैंने, इफेक्टिव Cb निकाल लिया, मिक्सचर का Cb क्या होगा। नेक्स्ट देखो, अगला मुझे निकालना है बेटा Cp क्या होगा। तो Cp होगा N1Cp1 + N2Cp2 अपॉन N1 + N2। Cp डेट इज इक्वल टू N1 तो कितना है 1, इसका Cp कितना है 7r/2, N2 है 2, इसका Cp कितना है 5r/2 अपॉन 1 + 2। 2 से तो 2 कट गया, 10 से ये आ गया बट अपना 17r/2 अपॉन 3, तो ओवरऑल बन जाएगा 17r/6। वैल्यू ऑफ Cp कितनी है 17r/6, वैल्यू ऑफ Cb हमारी कितनी आई थी 11r/6। डिटरमाइन हो गया मिक्सचर का Cb कितना होगा, Cp कितना होगा। अगर मुझे गामा लिखना है तो गामा की वैल्यू क्या होती है Cp/Cb। हाँ जी, Cp तो कितना है 17r/6 और Cb कितना है 11r/6। दोनों को अगर आप सॉल्व करोगे तो गामा कितना आ गया 17/11। दोनों को अगर सॉल्व किया जाए तो गामा की वैल्यू आएगी अपनी 17/11, एकदम आसान है, ठीक है। तो बातें समझ लो, पूरा कॉन्सेप्ट निकल के आता है। अगर हमें 2 गैसेस दी हुई हैं, दोनों गैसेस को मिक्सअप किया गया है, तो इफेक्टिव मॉलिकुलर मास, इफेक्टिव Cb, इफेक्टिव Cp, गामा, सारा डेटा हम निकाल सकते हैं बाय फॉलोइंग ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। और ये हमारा पूरा चैप्टर है बच्चों काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ठीक है, जिसमें हम गैसेस के बारे में डिस्कस किया, गैसेस के मूवमेंट को हमने एनालाइज किया, हमने बातचीत की कब गैस को आइडियल गैस बोलना है, कब वो रियल गैस होगी। जब आइडियल गैस है तो उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, उसकी इक्वेशंस क्या होगी। डिफरेंट फॉर्मेट में हमने आइडियल गैस की इक्वेशन को लिखने का ट्राई किया। n मोल्स के लिए कैसे लिखेंगे, 1 मोल के लिए कैसे लिखोगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के टर्म्स में उसे कैसे लिखा जाएगा। फिर बातचीत की गैस का प्रेशर कितना है, गैस की काइनेटिक एनर्जी कितनी है, कौन कौन से टाइप की वो स्पीड कैरी करेगा। यहाँ पर हमने 3 टाइप की स्पीड को एक्सप्लेन किया। फिर हमने डिस्कस किया बेटा 5 टाइप के गैस लॉज, उन गैस लॉज पर कैसे न्यूमेरिकल बनेंगे, गैस लॉज के स्टेटमेंट क्या है, इन सबको भी हमने डिफाइन किया। और आज के लेक्चर में हमने बातचीत की डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में, इंटरनल एनर्जी के बारे में। डिग्री ऑफ फ्रीडम को हमने मोलर स्पेसिफिक हीट रेशियो से कनेक्ट किया, गामा इक्वल टू प्रूव किया 1 + 2/f। फिर मैक्सवेल का हमने टेम्परेचर लॉ डिफाइन किया और मिक्सचर के बारे में बातचीत की। तो बेटा ये पूरा हमारा है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस।
इससे रिलेटेड आप न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करना। स्टिल अगर आपको कहीं भी कोई क्वेरी आती है, चाहे वो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट में क्वेरी हो, चाहे आपकी कैलकुलेशन न्यूमेरिकल में क्वेरी हो, आप क्वेरी पूछ सकते हो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर। यू पोस्ट योर क्वेरी विल गेट क्लियर विद इन 24 आवर्स, राइट। तो बच्चों बने रहिए, देखते रहिए और अपने डॉक्टर बनने के जुनून को सबसे सुपीरियर रखिए। एक भी कॉन्सेप्ट हमसे छूट ना जाए। हर कॉन्सेप्ट को हमें तब तक समझना है जब तक मेरी उस पर अच्छे से कमांड ना हो जाए, राइट। चलिए बच्चों, तो अब स्टार्ट करेंगे हम अगला चैप्टर। आज के लिए हम ये लेक्चर यहीं एंड करते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नाउ विल कंटिन्यू नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।